हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। तो जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से ये चैप्टर मेरे साथ कर रहे हैं तो उनको तो अच्छे से पता ही है कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था। इस चैप्टर की हमने 3 क्लास ऑलरेडी ले ली हैं बच्चे। आज ये हमारी 4th क्लास होने वाली है। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है और ये भी है कि सिर्फ थ्योरी वाला चैप्टर है, इसीलिए भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कल की क्लास में हमने क्या किया था, न्यूक्लियस का टॉपिक कर लिया था एक तो हमने यहाँ से, और सेकंड हमने यहाँ से कर लिया था साइटोप्लाज्म वाला भी हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर ये क्वेश्चन आंसर आए थे आपके, ये टेबल करवा दी थी आपको। और फिर हम आज करेंगे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है इसकी हमने इंट्रोडक्शन कर ली थी। जस्ट हमने ये पढ़ा था कि हमने क्या क्या पढ़ना है सेल ऑर्गेनेल्स के अंडर, ठीक है। जैसे यहाँ देखो इस पैराग्राफ के लास्ट में हमने बताया था कि एग्जाम्पल क्या क्या हैं सेल ऑर्गेनेल्स के। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ER बोलते हैं हम इसको शॉर्ट में, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। तो ये इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि सेल के जो फंक्शन हैं उनको ये कंप्लीट करते हैं, ठीक है बच्चे। तो अभी 1 बाय 1 हमने इनके बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट है हमारे पास ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है बच्चे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है, तो एक तो ना इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, बैग होते हैं इसके अंदर, वेसल्स बैग जिसको हम बोलते हैं। जैसे आपने पीछे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा है ना, उसी के टाइप की स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो चलो इसको डिटेल में पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यानी कि जो ER है आपका, इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब, ठीक है। इसमें ना ट्यूब होती हैं मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि उन ट्यूब के मेम्ब्रेन से बाउंड होती हैं, वो मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती हैं वो। एंड शीट्स, इसी तरह शीट्स भी होती हैं, लेयर्स टाइप मतलब। और ये कैसा दिखाई देता है, इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूबल्स और राउंड और ओब्लोंग बैग्स, ठीक है। या तो ये राउंड सर्कुलर ट्यूब की तरह दिखाई देता है या फिर बैग्स की तरह दिखाई देता है, ओब्लोंग बैग्स जैसे इसने बताया था, वेसल्स जो हैं। और जो हमारी ER मेम्ब्रेन होती है इसकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है बच्चे। अब जो ER है इसके भी 2 टाइप होते हैं। ER के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। तो फर्स्ट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड सेकंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। ER 2 टाइप की है, फर्स्ट वन इज RER, सेकंड वन इज SER। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब हम इनके बारे में बात करेंगे कि RER कैसे दिखाई देती है, क्या फंक्शन है, क्या प्रेजेंट होता है। इसी तरह फिर SER के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। तो देखो अगर हम RER की बात करते हैं तो RER इसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो कुछ ना कुछ तो रफ वर्ड से ही यहाँ समझ गए होंगे आप, क्योंकि जो RER होती है ना, लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में जब हम इसको देखते हैं तो ये क्लियर दिखाई नहीं देती, रफ स्ट्रक्चर है जो इसकी दिखाई देती है, बिकॉज इट हैज़ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम अटैच टू इट्स सरफेस। इसका रीज़न क्या है, रफ स्ट्रक्चर दिखाई देने का रीज़न ये होता है क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम है जो अटैच होते हैं, ठीक है बच्चे। क्योंकि जो राइबोसोम्स होते हैं ना वो एक्टिव सेल पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। और राइबोसोम्स का काम क्या है, राइबोसोम्स ही वो प्लेस है, वो जगह है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है। तो राइबोसोम इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। इस लाइन को ना अंडरलाइन कर लो, पेंसिल या पेन जो भी है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन कर लो कि राइबोसोम्स के नीचे करके द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन सेंट टू वेरियस प्लेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड, ठीक है। तो जो मैन्युफैक्चर हुए हैं जो प्रोटीन, उनको फर्दर अलग अलग जगह पे भेजा जाता है सेल के अंदर। वो कैसे भेजा जाता है, जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है उस तरीके से, यूजिंग द ER। किसकी हेल्प से भेजा जाता है, ER, क्योंकि मेन तो यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ना, ये तो आगे इसके फर्दर टाइप है ना RER और SER। तो RER कोई फंक्शन अगर करेगा ना तो कौन मतलब उसकी हेल्प करेगा, किसके यूज़ से होगा, तो ER की हेल्प से होगा वो। उसके बाद है SER की बात करेंगे, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जैसे उसका काम था प्रोटीन सिंथेसिस जो आपकी रफ थी, इसका काम होता है जो आपके फैट मॉलिक्यूल होते हैं, लिपिड होता है,
ठीक है, ये सेल के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो SCR की हेल्प से होती है। ठीक है, फैट मॉलिक्यूल और लिपिड की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो आपकी SCR की हेल्प से होती है। ठीक है बच्चे, सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। कुछ प्रोटीन और लिपिड तो मतलब सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको बनाने में भी हेल्प करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, अंडरलाइन कर लो इसको, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस को। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड फंक्शंस, जो दूसरे प्रोटीन या फिर लिपिड के फंक्शंस हैं, जैसे एंजाइम हो गया और हार्मोन्स हो गया। ठीक है बच्चे, ऑल्दो द ईआर वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स। ठीक है, अलग अलग सेल्स में जो ईआर होता है अलग अलग शेप्स में दिखाई देता है। इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम। तो ईआर की स्ट्रक्चर कैसी है हमने शुरू में ही बता दिया था वो कि नेटवर्क सिस्टम है यहाँ पे। ठीक है जी, उसके बाद है हमारे पास ये देखो ये एनिमल सेल दिखा रखी है आपको। ठीक है, एनिमल सेल के स्ट्रक्चर में आपको ये स्मूथ, मतलब पहले आपको दिखा रखा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऊपर दिखा रखा है, और यहाँ से देखो नीचे की साइड दिखा रखा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस दिखा रखा है, साइटोप्लाज्म, और ये लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो एनिमल सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है वो पता होना चाहिए, और इस पर ना आप 3-4 स्टार लगा लो। एनिमल सेल की जो ये स्ट्रक्चर है, पेपर में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा अगर आएगा। प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल का डायग्राम को प्रॉपरली वो करना। ठीक है, इसको डायग्राम बनाना और प्रॉपरली जो नेमिंग है वो उसको मेंशन करना। ठीक है बच्चे, तो देखो एनिमल सेल में क्या क्या होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर का एनवेलोप होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक भी होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक भी होता है, गोल्जी अपरेटस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेंट्रोइड होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम्स होता है एंड साइटोप्लाज्म होता है। तो 10 हो गए ये एक तरीके से अगर मोटे से तौर पे बात की जाए। ठीक है बच्चे, दस वन फंक्शन ऑफ ईआर। तो ईआर का एक फंक्शन क्या है? इज़ टू सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। तो एक काम क्या है इसका, ये एक चैनल का काम करता है, यानी कि एक मीडियम का काम करता है। ठीक है, किसके लिए? मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए, स्पेशली प्रोटीन। किससे और किसके बीच में? वेरियस रीजन जो होते हैं साइटोप्लाज्म के या फिर बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जैसे आजकल आपके पास व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप क्या है? एक चैनल है आपके मैसेज सेंड करने के लिए, फ़ोटो सेंड करने के लिए। ठीक है, जैसे यूट्यूब भी एक चैनल है, मैं आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ, आप लोग उसको देख रहे हो। तो इसी तरह से ईआर भी एक चैनल का काम करता है, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है। कौन से मटेरियल का? प्रोटीन्स का। ठीक है बच्चे, between various region of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. The ER also functions as a cytoplasmic framework providing a surface. ER का एक और काम क्या है? ये एक फ्रेम तैयार करता है, किसके लिए? ये सरफेस प्रिपेयर कर देता है वहाँ पे जो भी बायोकेमिकल एक्टिविटी होनी है उसके लिए। ठीक है जी, इन द लीवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स। जो लीवर सेल होती है ना एनिमल्स की, जैसे वर्टिब्रेट्स की मेन ये बात कर रहा है। ठीक है, तो SCR वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस में करता है? जैसे कई बार वो पॉइजन या फिर ड्रग्स ले लेते हैं उसको डिटॉक्सीफाइंग करने में, ठीक है, उसको बाहर निकालने में, तो वो भी किसकी हेल्प से होता है? आपका SCR, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, ये अब आपको दिखाई है प्लांट सेल। प्लांट सेल में देखो क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक, ये होगा ही, लाइसोसोम भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, राइबोसोम्स भी होगा। ठीक है बच्चे, न्यूक्लियस भी है यहाँ पे, सेल वॉल भी है यहाँ पे। उससे अलग यहाँ पे क्या चीज़ है? एक तो है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट क्यों है? क्योंकि वो ग्रीन कलर होता है उसके उससे। ठीक है जी, गोल्जी अपरेटस, न्यूक्लियस, एनवेलोप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके बच्चे, तो ये प्लांट सेल की भी आपने अच्छे से स्ट्रक्चर है जो देख लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास गोल्जी अपरेटस। ठीक है, गोल्जी नामक साइंटिस्ट था, कैमिलियो गोल्जी, उन्होंने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, यानी कि इसके बारे में बताया था, इसीलिए इस अपरेटस का नाम पड़ गया था गोल्जी अपरेटस। ठीक है बच्चे, गोल्जी अपरेटस का मेनली काम क्या होता है? लाइसोसोम्स बनाना। और अगर मैं
एक वो बात करूँ कि लाइसोसोम मेनली क्या होता है, लाइसोसोम से सुसाइड बैग्स ऑफ सेल, ठीक है, आत्मघाती आत्महत्या थैली इस तरह से बोलते हैं, यहाँ पे डेड सेल वो होती हैं। तो देखो क्या है, द गोल्जी अपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलियो गोल्जी। तो कैमिलियो गोल्जी था जिसने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स, फ्लैटेंड सैक होते हैं, जैसे उसमें तो लॉन्ग में थे ना, इसमें फ्लैट में होते हैं ये, ठीक है बच्चे, यानी कि जो स्टोरेज सैक होते हैं उसके, मतलब जिस बैग में उसको स्टोरेज किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स, ठीक है, तो अरेंज करते हैं उसको, पैरेलल होते हैं वो एक दूसरे के, किस्टर्न्स बोल देते हैं हम उसको। दिस मेम्ब्रेन ऑफन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन ऑफ एयर। तो जो आपका ये गोल्जी अपरेटस है ना, इसका जो कनेक्शन है वो किसके साथ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और इसीलिए ये क्या करता है, कंस्टिट्यूट्स अनदर पोर्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। ये क्या कंस्टिट्यूट्स करता है, दूसरा जो पोर्शन होता है सेलुलर मेम्ब्रेन का, ठीक है बच्चे। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ईआर इज पैकेज। तो जो मटेरियल वहाँ पे सिंथेसाइज किया, जो बना ईआर के नियर, उसको पैक किया जाता है, फिर उसको डिस्पैच किया जाता है अलग अलग टारगेट के लिए, ठीक है। जैसे आप लोग कोई ऑर्डर करते हो, पहले उसकी पैकिंग होती है, फिर आपको आपकी एप्लीकेशन पे डिस्पैचिंग शो करता है, फिर वो आपके एड्रेस पर पहुंचता है, आप देखते रहते हो कि आपका मतलब जो ऑर्डर किया था कहाँ पहुंच गया, ठीक है, टारगेट के अकॉर्डिंग वो। तो ऐसे इसमें होता है कि जो मटेरियल ईआर के नज़दीक सिंथेसिस हुई है जिसकी, पहले उसको पैक किया, फिर उसको डिस्पैच किया, यानी कि उसको वहाँ से सेंड किया गया, ठीक है। और कहाँ पे सेंड करेंगे, जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, इनसाइड द सेल या फिर आउटसाइड द सेल, और किसके थ्रू करेंगे, वो गोल्जी अपरेटस के थ्रू, ठीक है बच्चे। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज। इसका काम क्या क्या है, स्टोर करना, मॉडिफिकेशन करना एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को पैक करना इन वेसल्स। इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस में ये चीज़ भी होती है, जो कॉम्प्लेक्स शुगर है ना वो बनाते हैं, किसका यूज़ करके बनाते हैं, वो सिंपल शुगर्स का। द गोल्जी अपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। गोल्जी अपरेटस का एक और काम क्या है, लाइसोसोम में है, मतलब इसमें भी गोल्जी अपरेटस ही है। ये डायग्राम दिखा रखा होगा, ये डायग्राम इसी की बात कर रहे हैं ना, ऊपर हमने किया है, लाइसोसोम देख लिया ना वहाँ, इसमें भी था, देखो इसमें भी है प्लांट सेल वाले में। अच्छा, ये कैमिलियो गोल्जी के बारे में है, बाद में देखेंगे, ज़्यादा क्लास लंबी ना हुई फिर पढ़ लेंगे, ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग पढ़ भी लेना। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे इनको नोबेल प्राइज़ मिला 1906 में, ठीक है, कहाँ पे मिला था, ये रमैनियो काजल, उनके किस वर्क के लिए था, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर इन्होंने तैयार की थी, ठीक है बच्चे। उसके बाद है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स होती हैं, फिल की होती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ। तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। सैक वर्ड का मीनिंग समझ रहे हो, जहाँ मतलब जैसे वो एक पर्टिकुलर प्लेस है कि जहाँ पे कोई भी चीज़ स्टोर करके रख सकते हैं, उसको स्टोर करते हैं, ठीक है, जैसे ग्रेन्स वगैरह को स्टोर करते हैं घर में, इसी तरह से इनके लिए सैक वर्ड यूज़ किया है, स्टोरेज सैक जैसे होते हैं, यहाँ पे भी वही है। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER। ये जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, तो ये किसके बने होते हैं, RER के। अब RER की फुल फॉर्म तो याद होगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कल आपको DNA की फॉर्म बताई थी, याद है या भूल गए। जिन स्टूडेंट्स ने कल की क्लास नहीं देखी वो कल की क्लास में देख लेना, सुन लेना, और जिन्होंने देखी है वो बच्चे आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है DNA की फुल फॉर्म, ठीक है बच्चे। लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, ठीक है, जैसे हमारे घर में डस्टबिन होता है ना वेस्ट को डालने के लिए, इसी तरह सेल के फंक्शनिंग में, सेल ऑर्गेनल्स में लाइसोसोम होता है वेस्ट को डिस्पोजल को मतलब कलेक्ट करने के लिए। दिस हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल। तो जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं ना, फॉरेन मटेरियल उसको बोल देते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल हैं जो भी, तो ये हेल्प करता है उनको सेल को क्लीन करने में, क्योंकि ये खुद उसको डाइजेस्ट कर लेता है, जो फॉरेन मटेरियल हैं या फिर वॉर्न आउट होने हैं जो सेल से बाहर निकालने।
फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल, जो एक्स्ट्रा मटेरियल हैं सेल के अंदर एंटर करते हैं। फॉरेन मटेरियल की एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, जैसे बैक्टीरिया, फूड, ओल्ड ऑर्गेनेल्स हैं जो, ठीक है, जो ऑर्गेनेल्स की फंक्शनिंग है जो ख़त्म हो जाती है या डैमेज हो जाते हैं वो, तो वो उनका एंड कहाँ पे होता है? उनका एंड होता है लाइजोसोम्स में। विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ये क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उसको सिंपलर में ब्रेक कर देते हैं। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। तो देखो, और कोई भी ऑर्गेनल्स ये काम नहीं करता, सिर्फ लाइसोसोम करता है। तो क्या रीज़न है इसका कि लाइसोसोम से ही करता है ये काम, और क्यों नहीं करते? क्योंकि जो लाइसोसोम है ये क्या कंटेन करते हैं? पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम जो कैपेबल होता है ब्रेक डाउन करने के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल को। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जब भी डिस्टर्बेंस होती है, सेल का फंक्शन हो रहा है, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस हुई, फॉर एग्जांपल देखो क्या बात करना चाह रहा है यहाँ से, व्हेन द सेल गेट डैमेज, सेल जब आपकी डैमेज होगी तो लाइसोसोम है जो में बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर आउन सेल। तो लाइसोसोम वहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो क्या करेगा, उस डैमेज सेल को डाइजेस्ट कर लेगा। इसीलिए लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग ऑफ सेल। मुझे तो मतलब ये लगता है कि लाइसोसोम के बिना अगर सेल की फंक्शनिंग है जो अधूरी ही रह जाती, ठीक है। सेल का पूरा सिस्टम लाइसोसोम्स पे डिपेंड है। जब तक मतलब वो डैमेज चीज़ें नहीं निकलेंगी तो नई कैसे बनेगी? स्पेस भी तो चाहिए होता है ना उसको। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपने सुना भी होगा, पावर हाउस बोलते हैं जिसको, ठीक है बच्चे। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। जो इनकी ये एक मेन लाइन होती है ना, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, जैसे लाइसोसोम इज़ नोन एज सुसाइड बैग, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज पावर हाउस, आर है जो प्रोटीन सिंथेसिस, SCR था जो आपका वो लिपिड एंड फैट सिंथेसिस। तो इनकी ये मेन फंक्शनिंग तो ऐसे टिप्सों पे होनी चाहिए आपको, ठीक है। ये इस तरह के तो क्वेश्चन क्विज में भी बहुत आते हैं। और सच क्विज से याद आया, अभी हम संडे को एक लाइव क्लास लेंगे जिसमें एक क्विज़ ऑर्गेनाइज़ की जाएगी। मैं ट्राई करूँगी कि वहाँ पे 8th to 12th के लिए हम एक ही क्विज़ रखें, ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चंस का लेवल इस तरीके का होगा कि, या फिर ये कर लेंगे 8 to 10th के लिए एक रख लेंगे, 11th 12th की एक अलग रख लेंगे, ठीक है बच्चे। तो वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि एक क्विज़ ऑर्गेनाइज़ की जाए, ठीक है जी। और आपने फिर जो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर रखा होगा वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है जी। द आउटर मेम्ब्रेन इज़ पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज़ डीपली फोल्डेड। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो तो पोरस होती है, क्योंकि 2 मेम्ब्रेन होगी ना इसके अंदर, और पोरस मतलब होल्स होते हैं उसमें तो। और जो अंदर वाली है वो डीपली फोल्डेड, उसको फोल्ड किया होता है 3-4 लेयर्स में, ठीक है जी। दिस फोल्ड्स इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर OTP जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। ये जो फोल्ड होते हैं ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ATP जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस के लिए, ठीक है। ATP क्या होता है? एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये जो मैं फुल फॉर्म बता रही हूँ, देखो ये आपकी बुक में भी नहीं लिखी थी, स्टिल आई एम टेलिंग यू, तो आप ये बुक पे नोट कर लो, ठीक है। ATP जो मैंने बोल दिया है ना बच्चे, इसको आप लोग नोट कर लो, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होती है, और ये फोल्ड क्यों किए होते हैं? क्योंकि ये ATP जनरेशन केमिकल रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। मतलब जैसे केमिकल रिएक्शन हुई वहाँ पे ATP जनरेट होगा, ठीक है, ट्राईफॉस्फेट जनरेट होगा। ये ATP से ATP बनता होता है, एडेनोसिन डाईफॉस्फेट से एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट बनता होता है ये, ठीक है बच्चे। 10th में भी आएगा ये कंसेप्ट आपके पास थोड़ा सा। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी, जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, जितनी भी केमिकल एक्टिविटी होती हैं फॉर लाइफ इज़ रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। देखो आगे ये ATP की फुल फॉर्म वहाँ पे नहीं लिखी थी। तो जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, वो सारी माइटोकॉन्ड्रिया देता है सबको, तो तभी तो उसको पावर हाउस बोल रहे हैं, उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। और किस फॉर्म में देता है? ATP की फॉर्म में। ATP इज़ नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। जैसे आपकी कंट्री की एक करेंसी होती है, रुपया बोल दिया आपने, और यूरोप साइड जैसे यूरो होता है, ठीक है जी। तो इस तरह से होता है ये ATP इज़ नोन एज द एनर्जी करेंसी।
द बॉडी यूज एनर्जी स्टोर्ड इन द ATP फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। जैसे हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, हमें सर्वाइव करना है। एनर्जी किसके लिए चाहिए? जो सारा दिन आप काम करते हो, जो मैकेनिकल वर्क आप लोग करते हो, सेम काम सेल में होता है। सेल उस एनर्जी का, यानी कि बॉडी उस एनर्जी का यूज़ करती है जो ATP के अंदर स्टोर कर रखी है। उससे क्या क्या यूज़ करेगी वो उसका? एक तो वो नए केमिकल कंपाउंड बनाएगी, और क्यों बनाएगी वो कंपाउंड? क्योंकि आगे उसने मैकेनिकल वर्क करना है। ठीक है बच्चे। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया है जो स्ट्रेंज ऑर्गेनेल है, सबसे अद्भुत है ये। क्यों है ये? किस सेंस में बोला हमने ऐसा? क्योंकि एक तो इसके पास अपना ही DNA होता है और अपने ही राइबोसोम्स होते हैं। इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो अपने खुद के प्रोटीन बनाने में भी एबल होते हैं। ठीक है जी। तो होप सो माइटोकॉन्ड्रिया का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। बहुत इंटरेस्टेड था ये कंसेप्ट। एक बार में ना समझ आए, वीडियो को वहाँ से 2 बार देख लिया करो। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टिड। प्लास्टिड में आएगा वो क्लोरोफिल वगैरह वाला। प्लास्टिड है और वैक्यूल्स है। ठीक है, चलो थोड़ा सा हो रहा है, ट्राई करेंगे आज इसको फिनिश करने की। प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। देखो प्लास्टिड प्लांट, याद करने का तरीका बता रही हूँ, कंफ्यूज ना हो ना। ठीक है, प्लास्टिड और PLA प्लांट। ठीक है जी। देयर आर 2 टाइप ऑफ प्लास्टिड। 2 टाइप के प्लास्टिड होते हैं। क्रोमोप्लास्ट, ये तो होता है कलर्ड प्लास्टिड, एंड ल्यूकोप्लास्ट, ये होता है वाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड। ठीक है। तो प्लास्टिड कितने टाइप के हैं बच्चे? 2 टाइप के। पहला हो गया क्रोमोप्लास्ट, दूसरा हो गया ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट है ये क्या होता है? कलर्ड होता है। ठीक है, कलरफुल होता है। और जो ल्यूको होता है इसके पास कोई कलर नहीं है, या तो ये वाइट है या फिर कलरलेस है। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्रोमोप्लास्ट है ना, ये जो पिगमेंट कंटेन करता है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। मतलब पिगमेंट इसके अंदर क्लोरोफिल होता है और उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल। ठीक है, ये बोल रहा है कि क्रोमोप्लास्ट है जो आपका, ये क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट को कंटेन करता है और इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो जो क्लोरोप्लास्ट है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, इसके अंदर कई तरह के येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी होते हैं। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनेल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैनुल्स आर स्टोर। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है, जो हमने बोला था वाइट कलर या फिर कलरलेस, तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर स्टार्च वगैरह, ऑयल वगैरह और प्रोटीन ग्रैनुल्स हैं जो वो स्टोर होते हैं। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होती है क्लोरोप्लास्ट की, कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर। क्या कंसिस्ट करती है ये? अलग अलग टाइप की मेम्ब्रेन लेयर, कई तरह की होती हैं इसमें। न्यूमरस मतलब कई, काउंटिंग में हम उसको बोल सकते हैं। एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड द स्टोरमा। तो देखो क्या बता रहा है ये, इस लाइन को एक बार दोबारा समझो। जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट की अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है, जो अंदर की ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें मेम्ब्रेन्स की कई लेयर होती हैं, कई लेयर से घिरा हुआ होता है, एक मटेरियल के अंदर होता है ये। उस मटेरियल को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ठीक है। और ये सिमिलर होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है, यानी कि जैसा माइटोकॉन्ड्रिया बाहर से दिखाई देता है ना, वैसा क्लोरोप्लास्ट है जो आपका अंदर से दिखाई देता है। ठीक है। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स। इंपॉर्टेंट है ना, इंटरेस्टेड है। देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ऐसे ही जो प्लास्टिड होते हैं उनका भी अपना DNA होता है और अपना राइबोसोम्स होते हैं। उसके बाद है हमारे पास वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? स्टोरेज सैक होते हैं, है ना, भंडारण करने के लिए होते हैं, मतलब फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड को उस भंडारण थैली में जमा कर देते हैं। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल वाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। बड़े इंपॉर्टेंट है ये लाइन है, जो इसको अंडरलाइन कर लो। जो वैक्यूल्स हैं आपके, यानी कि जो स्टोरेज सैक हैं
एनिमल्स में तो ये छोटे होते हैं, इनका साइज़ कम होता है, और अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में ये काफ़ी बड़े होते हैं। और जो सेंट्रल वैक्यूल होता है प्लांट सेल का, उसमें क्या होता है 50 to 90% जो सेल का वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई करता है। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास इन प्लांट सेल में क्या होता है, वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। वैक्यूल्स है जो फुल होते हैं, वो किससे फुल होते हैं, सेल सैप से, और प्रोवाइड करते हैं वो टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। ठीक है जी। क्या क्या प्रोवाइड करते हैं वो, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। मैनी सब्सटेंस ऑफ इम्पोर्टेंट इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर इन वैक्यूल्स। तो देखो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होते हैं ना, वो फुल होते हैं सेल सैप से, कोशिका का वो फुल वो होता है उसमें, और टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब रेजिडिटी हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं वो सेल को। और जो कई सब्सटेंस हैं जो प्लांट सेल की लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, वो भी कहाँ स्टोर होते हैं, वैक्यूल्स के अंदर। दिस इंक्लूड, इसमें कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं आपके, अमीनो एसिड हो गया, शुगर हो गया, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक एसिड हो गए, प्रोटीन्स हो गए। ठीक है। और अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं हम, जैसे अमीबा होता है आपका, द फूड वैक्यूल्स कंटेन द फूड आइटम दैट द अमीबा हैज़ कंज्यूम। ठीक है बच्चे। तो जो फूड वैक्यूल्स होता है उसका, उसमें जो फूड आइटम होती है अमीबा उसको कंज्यूम करते हैं। और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स, तो ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए, इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। ठीक है। जो एक्सेस वाटर है उसको बाहर निकालने में, और जो वेस्ट है उसको बाहर निकालने में। ठीक है जी। देखो क्वेश्चन है, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं डीएनए को। अभी हमने पढ़ा था, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक आपका प्लास्टिड, इनके अपने प्रोटीन होते हैं और अपना डीएनए होता है, पढ़ी थी ना। तो बस वही तो बताना है, अगर टॉपिक को ध्यान से सुनते हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। ठीक है बच्चे। तो ये देखो क्वेश्चन वही है सारे, वाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइड बैग। इतना तो बताया था कि जो वेस्ट होता है या डैमेज वो होती है, उनको सबको लाइसोसोम से ही है जो डाइजेस्ट करते हैं। वेयर आर प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल, सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, ईआर पढ़ा था हमने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसमें जो आर है वहाँ पे होता है प्रोटीन सिंथेसिस। और जो एसईआर था वहाँ पे आपका लिपिड एंड फैट सिंथेसिस। ठीक है। जो भी चीज़ पढ़ते हो ना उसको 3 से 4 बार एक बारी माइंड में रिवाइज किया करो। ठीक है बच्चे। अब मैंने भी तो आपको करवाया है और मैंने भी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। ये सेकंड क्वेश्चन आसान है तभी नहीं मैंने करवाया, बाकी टेंशन ना लो, क्वेश्चंस की आपकी एक और क्लास होगी। जैसे ही चैप्टर पूरा हो जाएगा, इन टेक्स्ट और एंड टेक्स्ट में सारे क्वेश्चन एक ही क्लास में लेके आऊँगी। चाहे वो क्लास थोड़ी लेंथी हो जाए, लेकिन क्वेश्चंस को विद रिटन सॉल्यूशन मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है बच्चे। ईच सेल डज एक्वायर इट्स स्ट्रक्चर, तो इस तरह से हर एक सेल की अपनी स्ट्रक्चर होती है एंड एबिलिटी टू फंक्शन, और काम करती हैं बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स इन स्पेसिफिक वे, क्योंकि जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है और जो इनके ऑर्गेनल्स हैं एक स्पेशल तरीके से जुड़े हुए हैं। द सेल डज हैज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसी तरह से हम यही कहते हैं कि जो सेल है इसकी क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब एक अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर बनी होती है कि उसके हर एक फंक्शन है जो मतलब परफॉर्म होते रहें। दिस हेल्प द सेल टू परफॉर्म फंक्शन लाइक, अब सेल के फंक्शन क्या क्या होते हैं बच्चे, रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, और वेस्ट मटेरियल को क्लियर करना, और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन, या फिर वहाँ पे नए प्रोटीन बनना। दस द सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर, तो सेल क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर होती है, यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज़ ऑल्सो द बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बच्चे। उसके बाद है सेल डिवीज़न, तो आई थिंक ये लास्ट टॉपिक ही है और इसको हम कर ही लेते हैं, 5 मिनट की और बात है अब तो कोई ना। तो देखो क्या है बच्चे, सेल डिवीज़न। अभी तक हमने सेल के अंदर के उसकी बात की थी, सेल को अब हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक है ये सेल डिवीज़न का। तो देखो क्या होता है, नाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल। तो नई सेल बनती हैं ऑर्गेनिजम्स में, कब बनती हैं, वो ग्रो कब करती हैं, जब
पुरानी सेल को रिप्लेस करना हो, कोई डेड सेल है उसको बदलना हो, कोई सेल इंजर्ड हो गई है उसको बदलना हो, कोई डैमेज हो गई है, ठीक है। एंड टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। नई सेल बनती क्यों है? क्योंकि गैमेट्स बनने हैं वहाँ से, ठीक है। गैमेट्स क्या होते हैं? हमारे पास क्या होता है न्यू ये चलो गैमेट्स का मैं अभी नहीं बताती, आगे ही समझो, क्योंकि ऐसे तो फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। देखो क्या है, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर मेड इज़ कॉल्ड सेल डिवीज़न। देखो वो प्रोसेस जिससे नई सेल बनती है उसको तो बोलते हैं सेल डिवीज़न, ठीक है। देर आर टू मेन टाइप ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के दो मेन टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है मिटोसिस, सेकंड होता है मियोसिस। फर्स्ट क्या होता है? मिटोसिस। सेकंड क्या होता है? मियोसिस। अब देखो इनमें क्या फ़र्क है, इस लेवल का शायद आपके पास पता नहीं, देखो भी चलो। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज़ कॉल्ड मिटोसिस। यानी कि ना ये वो प्रोसेस होती है सेल डिवीज़न की जहाँ पर ज़्यादातर सेल ग्रोथ होने के लिए ही डिवाइड होती हैं। बस वो ग्रोथ होना चाहती हैं, वो बढ़ना चाहती हैं, ठीक है। और इसीलिए इसको हम बोलते हैं मिटोसिस। इस प्रोसेस में क्या होता है, ईच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। देखो ये मिटोसिस दिखा रखी है, यहाँ पे हर एक सेल है जो मदर सेल है, और ये डिवाइड होगी टू सेल्स में। टू सेल्स क्या बन गई फिर वहाँ पे? डॉटर सेल। द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल, ठीक है। देखो इस सर्कल के अंदर पहले ये 4 थी, अब यहाँ से 2 बन गई है ना, और जो दोनों बनी हैं, जैसे यहाँ 2 रेड 2 ब्लू थी, अब जो दोनों बनी हैं उसमें भी 2 रेड 2 ब्लू, 2 रेड 2 ब्लू। तो पहले यहाँ ये 4 थे और अब यहाँ ये क्या बन गए हैं? 8 बन गए हैं सेल है जो, मतलब ठीक है। डॉटर सेल ये मदर सेल थी, तो होगी ना एक सेल आपकी मदर सेल डिवाइड होगी 2 डॉटर सेल में। क्यों? इन्होंने ग्रोथ करनी है अब आगे। इसको हम बोलते हैं मिटोसिस। क्या बोलते हैं हम इसको? मिटोसिल। और जो डॉटर सेल है देखो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जैसे इसमें थे वही सेम इसमें है। इट हेल्प्स इन, ये किस में हेल्प करती है? ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो आपके टिश्यू होते हैं उनकी ग्रोथ और रिपेयर में ये हेल्प करती है। स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यू इन एनिमल एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स। तो जो पर्टिकुलर सेल होती हैं, स्पेशल जो सेल होती हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, यानी कि जो एनिमल, जिस एनिमल में रिप्रोड्यूशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। मतलब एक ओल्ड वन से न्यू वन बनना, मतलब सॉरी इसको तो नहीं, ओल्ड वन से न्यू वन तो नहीं बोल सकते, सॉरी मतलब पेरेंट्स से डॉटर बनना, ठीक है। जैसे आप लोग हो, ठीक है जी, मतलब पहले आपके पेरेंट्स थे फिर आप हुए हो, ठीक है जी। तो स्पेसिफिक सेल तो रिप्रोडक्शन ही होती है ना, ये बर्थ वो करना, मतलब स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यू इन एनिमल एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स। तो पहले गैमेट बनते होते हैं वहाँ पे, ठीक है। जो कैसे बनते हैं? फर्टिलाइजेशन के बाद। जब फर्टिलाइजेशन होता है एक मेल और फीमेल से, गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग बनता है इससे। दे डिवाइड बाय ए डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। ये प्रोसेस कौन सी होती है? मियोसिस। तो कितना फ़र्क है देखो मिटोसिस और मियोसिस में। इसमें 2 कंजक्टिव डिवीज़न होती हैं। क्या होता है? 2 कंजक्टिव डिवीज़न होती हैं। व्हेन अ सेल डिवाइड बाय मियोसिस, जब एक सेल मियोसिस से डिवाइड होती है, इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। तो देखो जब मियोसिस से डिवाइड हुई, पहले एक सेल से 2 बने और फिर उनसे फिर 2 बने, तो टोटल यहाँ पे 4 बनते होते हैं मियोसिस की प्रोसेस में। मिटोसिस के में 2 बनते हैं, ठीक है बच्चों, याद रखना। द न्यू सेल ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ द मदर सेल। जो नई सेल यहाँ पे बनी है उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं मदर सेल से हाफ होते हैं। कैन यू थिंक एज टू वाई द क्रोमोसोम नंबर हैज़ रिड्यूस टू हाफ इन डॉटर सेल? ठीक है, तो आप बता सकते हो कि ऐसा क्यों होता है। उसमें तो नहीं ऐसा हुआ था, उसमें तो सेम आए थे, लेकिन इसमें हाफ हो गए क्योंकि ये 4 में डिवाइड हुई है ना, इस करके हाफ हाफ रह जाता है। फिर वो एक के पास 1 1 था, वो फिर हाफ हाफ रह जाता है 2 के पास। व्हाट यू हैव लर्नड भी एक बार रीड कर लेते हैं, चैप्टर अगर क्लियर हो गया होगा तो ये भी क्लियर हो जाएंगे। द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। ठीक है, इस चैप्टर की बेसिक जो लाइन है, मतलब ये लाइन है वो कि जो फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है लाइफ की, वो क्या है? सेल है। सेल आर एनक्लोज बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन।
जो सेल होती है वो किससे एनक्लोज होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और उसके अंदर क्या होता है? लिपिड एंड प्रोटीन होते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज एन एक्टिव पार्ट ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? एक्टिव पार्ट है सेल का। इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। ये क्या करता है? रेगुलेट करता है मटेरियल की मूवमेंट, किसके बीच में? बिटवीन द ऑर्डर्ड इंटीरियर ऑफ द सेल एंड द आउटर एनवायरनमेंट। ठीक है, किसके बीच में करता है बच्चे ये? जो मूवमेंट है मटेरियल की, इंटीरियर एंड आउटर, यानी कि अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, जैसे डिफ्यूजन वगैरह पढ़ा था ना हमने, ऑस्मोसिस वगैरह। सच ऑस्मोसिस से याद आया, शॉर्ट में प्रैक्टिकल डाली है, उसके चैनल पे विजिट कर लेना, आप लोग रेजेंस का प्रैक्टिकल समझाया है। इन प्लांट सेल अ सेल वॉल कंपोज मेनली ऑफ सेलुलोज इज लोकेटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल है जो कंपोज होता है किससे? सेलुलोज से बना होता है वो, और वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है। वही है ना सारी चीज़ें जो चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ी हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल एनेबल द सेल ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू एग्जिस्ट इन हाइपोटोनिक मीडिया विदाउट बस्टिंग। ठीक है, जो प्रेजेंस होती है सेल वॉल की, उसी की हेल्प से ही क्या होता है, जो प्लांट की सेल है, फंजाई या बैक्टीरिया की, वो एग्जिस्ट करती हैं हाइपोटोनिक मीडियम में, बिना किसी बस्ट के, बिना किसी डैमेज के। द न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। हमने पढ़ा था ना कल की क्लास में, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक होता है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक आपके होते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो जो हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक में, उसको सेपरेट करते हैं साइटोप्लाज्म से। कैसे? बीच में वहाँ पे डबल लेयर मेम्ब्रेन होती हैं, और लाइफ प्रोसेस ऑफ द सेल के लिए वो डायरेक्ट भी करती है, डायरेक्शन भी बताती हैं। द ईयर फंक्शन बोथ एज अ पैसेज वे फॉर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड एज अ मैन्युफैक्चरिंग सरफेस। तो जो ईआर होती है वो क्या काम करती है? फंक्शन करती है किसके लिए? बोथ एज अ पैसेज वे, यानी कि एक वो रास्ता बनाती है, एक तरीका बताती है, एक मीडियम है वो, अंदर से मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, कैसे जो सरफेस है वो मैन्युफैक्चर होगा। फिर गोल्जी अपरेटस में क्या था? स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स, और फंक्शन क्या था? स्टोरेज करने का, मॉडिफिकेशन का, पैकिंग का, डिस्पैचिंग का। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट प्लांट सेल हैव लार्ज मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स कॉल्ड प्लास्टिड्स। प्लास्टिड पढ़ा है ना, अभी पढ़ा था 5-7 मिनट पहले ही हमने। तो वो 2 टाइप के थे, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में फिर आगे हमने बताया था क्लोरोप्लास्ट, इसमें पिगमेंट होते हैं, कलर्ड होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आपका कलरलेस होता है, या तो इसमें वाइट कलर होता है यहाँ पे, या फिर ये नॉन कलर्ड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट दैट कंटेन क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, यही मैं अभी ऊपर आपको बता रही थी। और फोटोसिंथेसिस है जो आपकी क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से ही होती है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज स्टोरेज। तो ल्यूकोप्लास्ट का अगर प्राइमरी फंक्शन पूछें, मेन जो फंक्शन पूछें, तो वो क्या होगा? स्टोरेज। मोस्ट मेच्योर प्लांट सेल हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ज़्यादातर जो मेच्योर प्लांट सेल हैं ना आपके, इनमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। हेल्प करता है ये मेंटेन करने में किसको? टर्जिडिटी है जो सेल की, और स्टोर करता है इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को। ठीक है, इंक्लूडिंग वेस्ट। ठीक है, वेस्ट है जो वो भी होते हैं इसके अंदर। उसके बाद है प्रोकैरियोटिक सेल हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। प्रोकैरियोटिक में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। देयर क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड। जो उनके क्रोमोसोम्स हैं ना, मेनली वो किससे बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड से। एंड दे हैव ओनली वेरी स्मॉल राइबोसोम्स और ऑर्गेनल्स। उनके पास बहुत कम राइबोसोम या फिर ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल इन ऑर्गेनिजम्स डिवाइड फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी। जो सेल होती हैं ऑर्गेनिजम्स में, वो क्या करती हैं? डिवाइड होती हैं बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिप्लेस करने के लिए डेड सेल को, एंड फॉर फॉर्मिंग गैमेट्स फॉर रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जब भी होती है तो गैमेट उसका फर्स्ट स्टेप होता है, जब एक मेल और फीमेल आपका जैसे, ठीक है, कंबाइन होते हैं, देन गैमेट विल प्रोड्यूस। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से आपका चैप्टर है जो कंप्लीट हो गया। अब आपके इन टेक्स्ट और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है जी, ये हम कल की क्लास में करेंगे। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास आज थोड़ी सी लेंथी हो गई, फिर वही है 5-7 मिनट की क्लास का मतलब रीडिंग का काम बचता है, एक्सप्लेनेशन का, तो इसीलिए आज ही कंप्लीट की है। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं बच्चे,
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाया करो, क्योंकि इसमें भी आपका ही बेनिफिट है। मेरा कोई बेनिफिट नहीं है ये, मैंने तो क्लास देनी है, मैं देती रहूँगी। ठीक है बच्चे, मैंने तो अपनी नॉलेज है जो उसको इन्हांस करना है, इसीलिए मैं क्लास देती हूँ यहाँ पे, ताकि मैं बार बार उन चीज़ों को बोलूँ तो मेरी खुद की जो है वो अच्छे से रिमाइंड हो, मुझे मेरी खुद की कमियाँ पता लगे। ठीक है बच्चे, तो आपने भी बतानी है अगर आपको कोई कमी लगती है कि मैम ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ, मैम इंग्लिश हिंदी जो भी आपको लगे। तो मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट, होप्स हो आप भी इसको साथ के साथ कर रहे हो। अगर आपके पीछे कोई क्लास रह गई है तो पहले उन क्लासेस को देखना, फिर इसको देखना। ठीक है बच्चे, वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो कि आपको कैसी लगी है, और चैनल को मैक्सिमम शेयर किया करो। ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड।